गुड नोन डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शिपिंग माइंड्स मीनू। और हम जल्दी से देख लेते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो 16 जनवरी को हुआ था 2025, उसका एनालिसिस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं जो मुझे याद थे, एक तरह से मेमोरी बेस्ड मान लीजिए आप इन्हें, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम दे के आई थी। तो हम देखते हैं कि किस टाइप के। देखिए, 3 क्वेश्चंस तो उसमें सीधे सीधे ऐसे थे जिनके कोड्स गलत दिए हुए थे, जिसमें क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी, और फिर इसी को ए सी बी डी किया हुआ था। तो ये जो कॉम्बिनेशन था कोड्स का, ये गलत था। 3 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो जाहिर सी बात है कि वो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिशेल फूको से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उनकी बुक की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो थोड़ा बहुत जो मुझे याद है, उसमें मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले बुक आनी थी, उसके बाद बाकी की बुक्स आई हैं। तो ये था मिशेल फूको का बुक क्रोनोलॉजी। अगर आप लोगों को भी कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ क्वेश्चन याद हों, तो जितने मुझे याद है उतने मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस याद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आप उस चीज़ में आपको हेल्प करूंगी। नेक्स्ट था सोशियो बायोलॉजी। एक क्वेश्चन आया था जो लिखा था विल्सन ने, जो पूछा गया था कि सोशियो बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने यूज़ की है, तो वो यूज़ की है विल्सन ने। रनवे वर्ल्ड गिवन बाय एंथनी गिडिंस, ये मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी। रनवे वर्ल्ड एंथनी गिडिंग्स, मेरे शॉर्ट्स वीडियोस जो हैं उनमें ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर था हेबरमॉस। ये जो क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था हेबरमॉस, मॉडर्निटी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। ये नेक्स्ट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ड पूछा था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कौन कौन सा रिलेट करेगा। तो उसमें एक्सटर्नल भी होता है और डिटरमाइंड एंड अनडिटरमाइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मुझे ऐसा लगता है कि डिटरमाइंड आएगा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, अगर हम, क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना था हमें कि इससे कौन सा रिलेट करता है। नेक्स्ट इज थिएटर मेटाफॉर किसने यूज किया? वेरी फेमस इरविंग गॉफमैन। थिएटर जो वर्ड है उन्होंने अपनी बुक ड्रामाटर्जी में यूज किया है, और थिएटर का जो मेटाफर है, ये टर्म इरविंग गॉफमैन ने यूज की है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था सेंसस से रिलेटेड, जहां पे आई थिंक कुछ इस तरह से दिया हुआ था, शायद 25% था एक ऑप्शन, एक था शायद 75%, और एक क्वेश्चन और था जो था कुछ, एक और कुछ ऐसा परसेंटेज दिया था और साथ में दिया था 100% भी। तो मुझे ऐसा लगता है इसका राइट आंसर होगा ये 100%, क्योंकि देखिए सेंसस में क्या है, आपको 100% कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप जहाँ जिस भी एरिया का देखिए, जो पॉपुलेशन, ये जो भी ये सेंसस जो है वो किया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो आपसे पूछने आते हैं आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, बच्चे छोटे बड़े सबको काउंट किया जाता है ना। तो हाउस हाउस जाके, घर घर जाके वो लोग सबका कैलकुलेशन करते हैं। पहले एक आपसे डेटा लेते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, किसी की डेथ हो गई है या कोई बॉर्न हुआ है न्यू बेबी, सबको मिला के जितने भी घर में सदस्य हैं, तो वो 100% सेंसस होता है हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका आंसर 100% होना चाहिए था। फिर एक क्वेश्चन आया था संथाल मूवमेंट से रिलेटेड, है ना। क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि पहले कौन सा मूवमेंट आया, देन उसके बाद कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो उसमें संथाल मूवमेंट सबसे पहले, देन मुंडा बिरसा करके एक आंदोलन था वो, और ताना भगत। और एक क्वेश्चन हो रहा था आई थिंक एस एन डी पीडीटी से रिलेटेड या एसएनडीटी से रिलेटेड कुछ ऐसे था। तो क्रोनोलॉजी उसका ये होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। क्वेश्चन था कि प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है या बायोसेक्सुअलिटी है या ट्रांसजेंडर, तो उसमें करेक्ट आंसर है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उसका करेक्ट आंसर प्लास्टिक सेक्सुअलिटी होगा। फिर टाइप्स ऑफ नॉलेज पूछा गया था, ये किसका है? हेबरमास का है। ये क्वेश्चन आया था। फिर जेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किसको मोल्ड किया जा सकता है, किसको चेंज किया जा सकता है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर है जिसको मोल्ड किया जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है। देखिए, आप किसी भी जेंडर से, मान लीजिए आप किसी भी सेक्स में पैदा हुए हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी इंटरेस्ट के बेस पे मान लीजिए आप
पैदा तो हुए हैं एज अ गर्ल, लेकिन आपका जो आउटफिट आप कैरी करते हैं, आप जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, वो थोड़ा सा बॉय जैसा लगे और आपको लड़कों के कपड़े पहनना पसंद आए, आप लड़कों की जैसी थोड़ा सा हरकतें करें, तो वो क्या होता है, वो जेंडर आपका एक्चुअल जो बाय बर्थ आपको सेक्स मिला है वो तो है एक फीमेल का, लेकिन आपकी जो लाइफ आप जी रहे हैं, आप जिस तरह से चीज़ें करते हैं, आपको बॉयिश वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये क्या हुआ? ये जेंडर चेंज हो गया। आपको बॉय वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, आप उस तरह से चीज़ें करते हैं, तो वो भी चेंज हो सकता है कि आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन में उन एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो करते चलते हैं। तो जेंडर को मोल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट था सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये बुक थी और ये फेमस बुक है हैरियट मार्टिनी की। सोसाइटी ऑफ अमेरिका बुक है, हैरियट मार्टिनी ने लिखी है वो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था सिस जेंडर से रिलेटेड, उसमें कुछ ऐसा दिया था क्वेश्चन में कि अगर आप एज अ गर्ल पैदा हुए हैं, आपका सेक्स जो है वो गर्ल है एंड आप बिहेव भी उसी तरह करते हैं, आप को लड़कियों वाली चीज़ें ही पसंद आती हैं, आप उसी तरह से कैरी करते हैं क्लोथ्स, आप उसी तरह से बोलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, आपका जो बिहेवियर है एक्चुअल में जो आपको बाय बर्थ जो सेक्स मिला है, जो आपका जेंडर है, आप उसी तरह से चीज़ें करते हैं, यानी उसी सेक्स को आप आगे लेके चलते हो, वही चीज़ें आप फॉलो अप करते हैं, देन उसके लिए टर्म यूज होती है सिस जेंडर, यानी आप एक लड़की की तरह पैदा हुए और आप एक लड़की की तरह ही अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो चाहे वो बॉय हो कि एक बॉय मेल जेंडर मेल सेक्स पैदा हुआ और वो मेल की तरह ही बिहेव करता है, मेल की तरह ही अपनी लाइफ जीता है, तो उसके लिए टर्म यूज होती है हमेशा सिस जेंडर, ये आपको याद रखना और यही इसका आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ट्राइब से रिलेटेड, नियो ट्राइब जो है वो किसने, कुछ था या तो नियो ट्राइब पे किसने स्टडी किया है या नियो ट्राइब कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कुछ तो ऐसा था एग्जाम में, तो उसका आंसर है मेफोसिली। एक क्वेश्चन आया था मेफोसोली करके एक नाम था, बिल्कुल अलग सा नया सा नाम, वही उसका आंसर था। एक क्वेश्चन आया था जेंडर अनडन, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था, एक पूरी स्टेटमेंट थी एंड जेंडर और फिर एंड में अनडन भी लिखा हुआ था, तो ये एक हिंट था। मैंने आपको बहुत बार बोला है ना कि आप कीवर्ड से भी चीजें ढूंढ सकते हैं, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप एक स्टेटमेंट में से कीवर्ड उठा लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो। तो उसका आंसर था जूडिथ बटलर, जो जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उसका आंसर था जूडिथ बटलर। नेक्स्ट इज मीडिया क्रोनोलॉजी पूछी गई थी कि सबसे पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, तो सबसे पहले क्या आया था, प्रिंट मीडिया। ये देखिए मीडिया क्रोनोलॉजी में प्रिंट, देन रेडियो, देन उसके बाद टीवी, देन डिजिटल मार्केटिंग, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या आया, मुझे बीच के ऑप्शंस याद नहीं है, जो 4 ऑप्शन है उसमें मेरे को इतना, लेकिन क्रोनोलॉजी में जो थी चीजें वो मुझे पता है कि सबसे पहले साइन आना था और इंटरनेट एंड में आना था। आप सभी को पता है इंटरनेट, ये आप एक चीज और तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और वो ये होता है, मान लीजिए मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए आपको ए बी डी सी ई लिखा हो, बी सी डी ए एंड क्या छूट गया इसमें से, ई लिखा हो, या फिर ई बी डी सी ए लिखा हो। अगर आपको, आप इसमें से मान लीजिए छांट पा रहे हैं चीजें, जैसे अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बोला कि साइन पहले आना था एंड इंटरनेट बाद में आना था, तो आप ये देखिए कि साइन पहले आना था, क्या वो ए पे है, और इंटरनेट एंड में आना है तो ई एंड में है। तो इस तरह से भी आप अगर बीच के कुछ ऑप्शंस है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो आप इस तरह से भी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको 2 पता थे, 2 आपको अच्छे से पता थे, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें तो दोनों ठीक जगह पे हैं, लेकिन यहाँ पे एक तो इंटरनेट हमें पता है एंड में आना चाहिए, वो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, ए यहाँ पर दिया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा पता था कि जो ई है वो एंड में आना चाहिए था, यानी जो इंटरनेट है वो एंड में आना चाहिए था, वो यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, ये भी गलत है। तो इस तरह से ना आप क्वेश्चंस को, कुछ चीजों को, ऑप्शंस को हटाकर देन आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, वो आपको इजी रहता है सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप सभी को पता है, दिया था वो कॉन्सेप्ट है बी आर अम्बेडकर का। नेक्स्ट इज दलित मूवमेंट, किसका था? ज्योतिबा फुले। एंड ट्राइबल, बिरसा मुंडा। ट्राइबल मूवमेंट जो था वो किसका था? इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, आपको मैच करना था आई थिंक कि दलित मूवमेंट किसका था? ज्योतिबा फुले का। बिरसा मुंडा किसका था? बिरसा मुंडा का था ट्राइबल मूवमेंट, उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट चलाया था। ये क्वेश्चन भी था। देन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटर, इसमें भी मैच द फॉलोइंग्स ही करना था। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म तो सबसे फेमस है, जीएच मिड ने वो दिया है। फिर फंक्शनलिज्म इमाइल टर्कहाइम ने दिया है। फंक्शनलिज्म किसने दिया? इमाइल टर्कहाइम ने। तो कुछ चीजें हैं, अगर आपको चीज को पता था, मान लीजिए आपको दो ऑप्शंस भी करेक्टली पता थे ना, तो भी इजीली सॉल्व आउट हो रहा था क्योंकि ऑप्शंस इजीली मिल रहे थे। फिर एक और क्वेश्चन क्या था? फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसा आया था कि रामोजी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पर है? हैदराबाद में है। एमजीआर मद्रास में है। इनोवेटिव से रिलेटेड आया था कुछ, इनोवेटिव फिल्म सिटी लिखा था शायद, वो कहाँ है? वो बेंगलुरु में है। तो ये था एक क्वेश्चन। फिर एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, वो था ट्रांसवेस्टाइट। यस, ट्रांसवेस्टाइट और एक ट्रांससेक्सुअल था। इसमें देखिए क्या था, ट्रांसवेस्टाइट होता है, इसके साथ एक टर्म लिखी हुई थी शायद, मेन ट्रांसवेस्टाइट एंड विमेन ट्रांसवेस्टाइट, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। तो मान लीजिए मैं एक को लिख देती हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने मेन। तो मेन ट्रांसवेस्टाइट का मतलब ये होता है जब कोई पैदा हुआ है एज अ मेन, लेकिन वो अपना आउटफिट, जो उसका ड्रेसिंग सेंस है, वो है एक फीमेल के जैसा। वो पैदा हुआ है एज अ मैन, लेकिन उसको चीजें पसंद है कि वो एक लड़की की तरह तैयार हो, वैसे मेकअप करे, वैसा उसका वॉक हो, उसे बोला जाता है ट्रांसवेस्टाइट विमेन। ठीक है, जो मेन एक फीमेल के जैसे कैरी करे कपड़े। तो इस तरह से भी ऑप्शंस आए हुए थे, और साथ में आया था एक दो दो के ऑप्शन थे, ट्रांसवेस्टाइट मैन, ट्रांसवेस्टाइट वुमेन, ट्रांससेक्सुअल मैन एंड ट्रांससेक्सुअल वुमेन। इस ये क्या होता है, इसमें सर्जरी के थ्रू आप अपने जेंडर को चेंज कर लेते हैं, अपने सेक्स को चेंज कर लेते हैं। बाय बर्थ आप पैदा हुए एक फीमेल की तरह, एंड आपको वो चीज़, वो बॉडी आपको पसंद नहीं है, आप वैसे नहीं रहना चाहते, आप ज़्यादा फील करते हैं एक मेल की तरह रिएक्ट करना, एक मेल की तरह आउटफिट्स को कैरी करना, तो आप सर्जरी के थ्रू अपना जेंडर जो है वो चेंज करा लेते हैं, अपने सेक्स को चेंज करा लेते हैं, आप एक बॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको बोला जाता है ट्रांससेक्सुअल। इसमें भी आया था कि ट्रांससेक्सुअल मेन कौन है, ट्रांससेक्सुअल विमेन कौन है। तो देखिए, ट्रांससेक्सुअल मेन वो है जो पहले विमेन था, ट्रांससेक्सुअल प्रोसीजर के थ्रू वो एक मेन बना है, फीमेल बनी है। ट्रांससेक्सुअल मेन अगर लिखा था, देखिए इसमें कंफ्यूज, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी एक बार के लिए, ट्रांससेक्सुअल मेन लिखा है ना अगर, तो यानी वो जो मेन अब है, ट्रांससेक्सुअल मेन, यानी एक प्रोसीजर के थ्रू वो बना है, लेकिन पहले वो एक फीमेल थी। इसी तरह से ट्रांसविटिव मेन, यानी वो पहले सच में एक गर्ल थी जो अपने आउटफिट के थ्रू एक ट्रांसवेस्टाइट मेन बन गई है। ये था क्वेश्चन। तो जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर जब अपलोड होंगे, आंसर की भी आएगी, क्वेश्चन पेपर्स भी जब रिलीज किए जाएंगे, हम जब उन्हें डाउनलोड करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अभी जो मुझे मेरा मेमोरी बेस पे जो मुझे क्वेश्चंस याद थे वो मैंने बताया। एक क्वेश्चन और था इसमें जो मैं मिस कर रही हूँ, कुछ तो आया था, अचीव्ड स्टेटस। यस यस, मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन था अचीव्ड स्टेटस से रिलेटेड। मैं उसको कहाँ लिखूं? यहाँ लिखती हूँ, देखिए उसमें पूछा था कि इसमें से अचीव्ड स्टेटस कौन सा है, और ऑप्शन दिए थे शायद, एक तो था सेक्स, एक था एज, एक और था, लेकिन मुझे जो उसका मेरे को एक बीच में याद नहीं आ रहा है। एक था मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था अचीव वो होता है जो आप अपनी मेहनत से अचीव करते हैं, आपके पास कुछ कैपेबिलिटी है, आप उससे अचीव करते हैं जिस स्टेटस को, वो होता है अचीव्ड। एंड एस्क्राइब्ड वो होता है जो आपको मिल जाता है। तो आपका सेक्स तो आपको मिल चुका है ना, आप पैदा हुए, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए कि अरे भैया मुझे लड़का बनना है, अरे भैया मुझे लड़की बनना है, नहीं, आपको भगवान ने बना के भेजा है। आपको जो बाय बर्थ जो सेक्स मिला है वो आपकी चॉइस नहीं है,
उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है, तो वो एस्क्राइब्ड होता है। देन एज, एज क्या है? आपकी जो एज है। अब एक बात बताइए, मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ में मेरी एज बढ़ती जा रही है, तो अगर ये अचीव्ड होता तो मैं तो रोक लेती अपने आप को एज्ड में होने ही नहीं देती, और ज्यादा मैं अपने आप को बड़ा होने ही नहीं देती। कोई भी नहीं चाहेगा बूढ़ा होना है कुछ टाइम के बाद। तो एज जो है वो भी एस्क्राइब्ड है, यानी ऑटोमेटिकली आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप रोक नहीं सकते उसको, अचीव नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर जो बूढ़े हैं ना वो भी सोचेंगे अरे चलो जवान बन जाते हैं दोबारा से, है ना। तो वो चीजें नहीं हो सकती, तो वो भी एस्क्राइब्ड है। और एक इसमें था मैरिटल स्टेटस। देखिए मैरिटल स्टेटस जो है ना वो अचीव्ड है। आपने शादी की है, आप इतने कैपेबल बने हैं उस चीज के लिए, तब आपने शादी की है ना, वो आपने खुद की है वो चीजें। तो मैरिटल स्टेटस एक अचीव्ड स्टेटस होता है, एस्क्राइब्ड नहीं होता। वो पहले से आप क्या, जब पैदा हुए तो क्या शादीशुदा थे आप लोग? नहीं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वहां पे लगाना था। अगर आप अचीव्ड और एस्क्राइब्ड को समझते हैं तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर था मैरिटल स्टेटस। अगर आप लोगों को मैं कुछ कुछ क्वेश्चन, डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चन शायद मिस कर गई हूँ, मुझे क्योंकि याद नहीं आ रहे थे, मुझे जितने याद आए उतने मैंने यहाँ लिख दिए। तो अगर आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो याद आते हैं तो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन और था कुछ, तो एक क्वेश्चन उसमें भी आया था पेपर 1 में जो मुझे याद है, रीजनिंग बेस्ड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, कि क्वेश्चन था, मैं यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन को, ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ। वैसे मुझे पेपर 1 के ज्यादा क्वेश्चंस याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। मैं सोशियोलॉजी का करा सकती हूँ आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन था उसमें कि के ने एन एन के ने एन की तरफ इशारा करके कहा कि इसका एन एन जो है, एन की वाइफ, एन की वाइफ, के ने कहा एन की वाइफ मेरे, तो बोल कौन रहा है? के बोल रहा है ना, मेरे, इसके जो पापा हैं, हम, मैंने आप लोगों को ये सिखाया था ना, मैंने आपको सोशियोलॉजी में भी ये सिखाया था कि ये सिंबल्स होते हैं, है ना। तो ये डिनोट करता है, सॉरी, मेल को, एंड ये जो सर्कल है डिनोट करता है फीमेल को, एंड ये जो साइन है ये डिनोट करता है मैरिज को, एंड ये जो साइन होता है ये होता है ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, है ना। ठीक है। तो के ने एन की तरफ इशारा करके कहा कि एन की वाइफ मेरे, फिर से हम के पे आ गए, मेरे, क्योंकि के बात कर रहा है, मेरे इसके कौन? पापा। तो अब देखिए इसको हम यहां लिखते हैं, के पापा, के नीचे आएगा ना पापा, उनका जो वो औदा है वो बड़ा है, के पापा, के पापा की डॉटर है, की ग्रैंड डॉटर है, की क्या है? ग्रैंड डॉटर। कौन? एन की वाइफ, एन की वाइफ, तो ये वाइफ यानी फीमेल है। के ने एन की तरफ इशारा करके कहा कि एन की जो वाइफ है वो मेरे पापा की बात कौन कर रहा है? के। इसमें सेंटर कौन है? ईगो। देखो हम इसमें पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ द पर्सन कौन है, जिसके ऊपर ध्यान रख के बात हो रही है, तो वो कौन है? के। मेरे पापा के पापा की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर। अब देखिए ग्रैंड डॉटर है यानी इसकी ये कौन हो गई? ये इनकी वाइफ हो गई, ये दादी जी हो गई इनकी दोनों की, ये इसकी मम्मी हो गई, ये इसके दादा दादी हो गए, इनकी ग्रैंड डॉटर है। तो सिंपल सी बात है ना, ये भी तो इनका ग्रैंड सन है, जो के है वो इनका ग्रैंड सन हुआ। अगर ये ग्रैंड डॉटर है दैट मीन्स ये दोनों बहन भाई है, ये दोनों क्या है? बहन भाई। बहन भाई के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया ना, बहन भाई है। तो पूछा था कि एन और के का आपस में क्या रिलेशन है। अब देखिए एन की वाइफ ये है ना, ये वाइफ है। अब पूछा है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, तो आप सोचिए जो इसका हस्बैंड है ये एन, एन जो है, मैं ट्राइंगल के अंदर एन लिख देती हूँ, एन इसका हस्बैंड है ना इसका, तो इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ? अपनी सिस्टर के हस्बैंड का क्या रिलेशन हुआ उसके साथ? ब्रदर इन लॉ।
ब्रदर इन लॉ। ये था इसका सॉल्यूशन, ये था इसका आंसर। ये मुझे याद है इसलिए मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन आया था, वो सोशियोलॉजी में भी आता है इसलिए मुझे याद है। क्वेश्चन था नई तालीम, ये किसका है? ये है M.K. गांधी। ये क्वेश्चन भी आया था पेपर 1 में कि जो नई तालीम है वो किसने दिया है? वो दिया है M.K. गांधी ने। और ये उसका सॉल्यूशन था पेपर 1 का, जो रीजनिंग, ब्लड रीजनिंग से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मुझे याद आया, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ये क्वेश्चन वहां पर भी। तो आई होप आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं जो याद आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, देन मैं उसके आंसर्स आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगी अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे मैसेजेस के थ्रू, तो मैं फिर से उसका एक और वीडियो बनाऊंगी और वो मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।